नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राकेश स्टडी विजन में। अभी तक की क्लास में हमने देखा था कि 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि के अंदर 1857 की पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमने देखा था कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में दिल्ली की सल्तनत है वो कमज़ोर होने लगी। दिल्ली की सल्तनत कमज़ोर होने के कारण जो दक्षिणी मराठी थे वो शक्तिशाली होने लगे और मराठी थे वो दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे और ये राजपूतों के साथ भी मारपीट करने लगे थे, क्योंकि उस टाइम सेंटर के अंदर जो दिल्ली थी वो कमज़ोर हो चुकी थी और दक्षिण में जो मराठी थे वो शक्तिशाली होते हुए जा रहे थे और मराठे चाहते थे कि दिल्ली पे हमारा अधिकार हो, तो वो दिल्ली की तरफ कूच करने लगे। तो रास्ते में पड़ता था राजस्थान, रास्ते में राजस्थान पड़ता था, तो वो राजस्थान से भी कर वसूलने लगे, राजस्थान में भी मारपीट करने लगे, कर वसूलने लगे। तो इससे जो राजस्थान के जो राजपूत शासक थे वो परेशान होने लगे, मराठों से परेशान होने लगे। तो मराठों के विरुद्ध राजपूत शासक एकत्र हुए थे। कब एकत्र हुए थे? वो हुए थे 1734 के अंदर। 1734 के अंदर जो ये राजपूत शासक थे ये एकत्र हुए। कहाँ पे एकत्र हुए? 1734 के अंदर ये उर्डा नामक स्थान पे ये एकत्र हुए थे और एकत्र होके इन्होंने ये रणनीति बनाई थी कि हम सारे जो राजपूत के शासक है वो एकत्र होके और जो अपने मराठी है उनको हरा देंगे, लेकिन आपसी फूट के कारण ये समझौता नहीं हो पाया। ठीक है। और मराठों से एक तो दिल्ली की जो सल्तनत थी, दिल्ली की सल्तनत भी परेशान थी, राजपूत भी परेशान थे और इनके साथ साथ में जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो ब्रिटिश सरकार थी वो भी परेशान थी। तो अंग्रेज है वो दक्षिण भारत पे कब्जा करना चाहते थे, तो उन्होंने राजपूतों के साथ एक संधि कर ली। अंग्रेजों ने राजपूतों के साथ एक संधि की और ये संधि की कि हम आपकी रक्षा करेंगे मराठों से। अंग्रेजों ने क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा कि हम आपकी रक्षा करेंगे, वो मराठों से रक्षा करेंगे। राजपूतों को ये बात कही थी और उन्होंने राजपूतों के साथ एक संधि कर ली। कब संधि की? 1817 के अंदर इन्होंने संधि कर ली। जो अपने ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, कौन थे ब्रिटिश गवर्नर जनरल? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये उस टाइम क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। तो इन्होंने राजस्थान के जो राजपूत थे उनसे संधि की और संधि करके कहा कि हम आपकी रक्षा करेंगे जो मराठे थे उनसे, बदले में हमें कुछ शर्तें चाहिए। और वो शर्तें क्या है? वो शर्तें आज अपने पढ़ेंगे। ये देखो, कल अपने पढ़ लिया था ये, पिछले क्लास में अपने पढ़ा था, पिछली क्लास में अपने यहाँ तक पढ़ लिया था। ये देखो यहाँ से, इस प्रकार 1817 ईस्वी से 1823 के दौरान राजस्थान पर यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक बना रहा था। ठीक है। और इसमें एक प्रश्न है 1800 सबसे अंत में 1823 में सिरोही राज्य ने संधि की थी। 1817 में संधियां होना शुरू हुई थी, लेकिन सबसे लास्ट में 1823 में किसने की? सिरोही राज्य ने सबसे लास्ट में संधि की थी। तो ये प्रश्न आया हुआ भी है कि राजस्थान में जो राजपूत थे सबसे लास्ट में संधि करने वाली कौन सी रियासत थी? उनके साथ, अंग्रेजों के साथ सबसे लास्ट में संधि करने वाली कौन सी रियासत थी? वो सिरोही रियासत थी। और कब की? 1817 में। क्योंकि ये राजपूत शासक है ये मराठों से परेशान थे। मराठी राजस्थान में आते और मारकूट करते और जो राजपूत शासक है उनसे कर लेके जाते थे, खराज कर। ठीक है। तो अंग्रेजों ने कहा था कि हम आपकी मराठों से सहायता करेंगे, बदले में हमें कुछ शर्तें चाहिए। कौन सी शर्तें हैं? वो शर्तें ये इस प्रकार है, ये देखिए नीचे कुछ है ना संधियों की शर्तें, ये शर्तें हैं। ये शर्तें अपने पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं कि
क्या शर्तें थी, ये देखो। ये देखो, यहां से शुरू करते हैं अपने। 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। इनमें 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। इन राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी तो कुछ विशिष्ट थी जो उस राज्य से संबंधित थी। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार है। जो 1817 में जो संधि की थी ना अंग्रेजों ने राजपूतों के साथ, उनमें कुछ शर्तें रखी थी। राजपूतों को कहा था कि हम आपकी सहायता करेंगे मराठों से, लेकिन हमें कुछ शर्तें चाहिए, हमें कुछ हमको हमारी कुछ शर्तें हैं। ये देखो क्या शर्तें थी, ये देखो। नंबर 1 शर्त, संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। मतलब इस संधि से एक बात स्पष्ट हो गई। क्या बात स्पष्ट हुई? कि अंग्रेजों की सर्वोच्चता है, अंग्रेज ही सब कुछ है। नंबर 2, अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वसानुगत अधिकार स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने ये बात स्वीकार कर ली कि राजा का बेटा राजा बनेगा। नंबर 3, अंग्रेजों ने बाह्य आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। अंग्रेजों ने राजपूतों को यह आश्वासन दिया था कि हम आपकी बाहरी आक्रमण से रक्षा करेंगे और आपके राज्य के अंदर जो आंतरिक शांति और व्यवस्था है उसको बनाए रखने में आपकी सहायता करेंगे। संधि करने वाले राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राजकार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये है ना चौथा पॉइंट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस संधि के तहत एक बात की गई थी, अंग्रेजों ने एक संधि के तहत ये एक शर्त रखी थी कि जिस राज्य के साथ हम संधि करेंगे उस राज्य में हमारा एक एजेंट होगा, हमारा अंग्रेजी को एक एजेंट होगा, एजेंट उस राज्य के अंदर रहेगा और ये एजेंट होगा उनके राजकार्यों में किसी तरह की बाधा नहीं डालेगा। और नंबर 5, ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। ये देखो 5वां पॉइंट नंबर है ना, ये आप दोबारा देखो ये क्या बात कह रहे हैं। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। मतलब अंग्रेजों ने एक इनसे ये वादा लिया था, राजपूत शासकों से क्या वादा लिया था कि आप ना हमारे कहने के बिना, हमें बताए बिना आप किसी दूसरे राज्य से कोई संधि नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें बतानी पड़ेगी। मतलब विदेश नीति, दूसरे राजाओं से संबंध बनाना, विदेश नीति, दूसरे राजाओं से आप कोई संबंध बनाएंगे तो हमें पूछ के बनाओगे, ठीक है। आप कोई भी अगर विवाद होगा ना किसी दूसरे राज्य के तहत, दूसरे राज्य के अंदर, तो आप अंग्रेजों की मध्यस्थता जरूर करेंगे। नंबर 6, आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे। ये 6वां पॉइंट और देखो, आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक, जो राजपूत शासक थे ना, वे अपने राज्यों के समस्त सैनिक अंग्रेजों के अधीन कर देंगे। मतलब अगर अंग्रेजों को सैनिकों की जरूरत होगी तो जो रियासती राजा होंगे वो उनको अपने सैनिक देंगे। नंबर 6, अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। मतलब अंग्रेजों ने कहा था कि हम खिराज लेंगे, लेकिन अलग अलग राज्य, जिस राज्य की आमदनी ज्यादा है उनसे ज्यादा खिराज लेंगे और जिस राज्यों की आमदनी कम है उनसे कम खिराज लेंगे। खिराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। इस संधि के तहत क्या हुआ, एक सेकंड, ये देखो, ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। इनको ना जो रियासती शासक थे इनको मराठों से तो सुरक्षा मिल गई, लेकिन इनकी स्वतंत्रता है वो समाप्त हो गई क्योंकि इनकी स्वतंत्रता अंग्रेजों के अधीन हो गई। आगे देखो, उपयुक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। जो ये संधि है ना, इससे राजस्थान पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा
कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगी। शासन कार्य और अधिकारियों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगी। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांबर झील और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई, जिसका खर्च भी राज्यों को वहन करना पड़ता था। बाहरी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। ये देखो, जो 1817 में प्रमुख संधियां की थी ना, 1817 में प्रमुख संधियां की थी, इससे ना राज्यों में आर्थिक तंगी आ गई थी। आर्थिक तंगी कैसे आई थी, ये देखो ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो अपने पॉइंट नंबर 4 है ना, ये देखो पॉइंट नंबर 4, इसके तहत क्या है, इसके तहत ये बात की गई है कि संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही ये आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राजकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यहाँ पे तो ये बात कह दी, लेकिन हस्तक्षेप करने लगे। और जो ये खिराज देते थे ना, धीरे धीरे इसकी मतलब ये क्षमता ही बढ़ने लगी कि अगर आपको 1 लाख रुपए महीने के देने हैं तो अगले महीने 2 लाख देने पड़ेंगे, 3 लाख। इससे राज्यों की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। अब नेक्स्ट देखो आप, राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही अंग्रेजों के साथ 1818 की संधि की थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हुई। जैसे सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनसे इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रह गए थे। अब देखो, एक तो अंग्रेजों ने संधि करके, और जो पहले राजा होते ना वो सामंतों पे निर्भर थे बिल्कुल भी। जो चीज सामंत कहते थे वही काम राजा करते थे। तो अंग्रेजों ने ना सामंतों से राजाओं को मुक्त कर दिया। ठीक है, आगे देखो, अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह, यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखना, डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालिक महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार
जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां अवैश्यक राजकुमारों को गद्दी पर बिठा दिया, क्योंकि शासक के अवैश्यक होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। अब देखो, अंग्रेजों की ना इतनी ये शक्ति बढ़ गई थी कि वो किसी भी शासक को हटा के वहां पे दूसरे शासक को नियुक्त कर सकते। जैसे इसमें 3 दिए गए हैं, जैसे एक तो इन्होंने डूंगरपुर के शासक थे, कौन थे? जसवंत सिंह। इनको गद्दी से हटा के प्रतापगढ़ के शासक थे, उनके पोते दलपत सिंह को वहां पे शासक बना दिया। और दूसरा जयपुर रियासत की जो राजमाता थी बटियानी, उनको हटाया तो जयपुर के लोगों ने उनका विरोध किया, तो अंग्रेजों को अपना ये निर्णय वापस लेना पड़ा। उसके बाद में कोटा के जो अपने महाराव किशोर सिंह थे उनको हटा के, और कोटा रियासत के जो फौजदार थे जालम सिंह, उनको मतलब कोटा का महाराजा बना दिया। तो इन 3 या 4 जगहों पे अंग्रेजों ने अपनी मनमानी की थी। यहाँ के शासकों को हटा के और अपनी मर्जी से अपनी पसंद के शासकों को यहाँ पे बिठा दिया था। तो अब पहले जो ये शासक थे, इन्होंने मराठों से सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से संधि की, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये अंग्रेज भी मराठों से कम नहीं है। आगे देखो, राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, एक तो इंडेक्स मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, 8 इंडेक्स में आपको अब बता रहा हूँ। इनमें से 101% प्रश्न आते हैं। जैसे कोटा रियासत 1857 की क्रांति हुई थी, जिस टाइम हुई थी, उस टाइम प्रमुख रियासतों के जो पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, ये देखो। कोटा के कौन थे? कोटा के थे मेजर बर्टन। जोधपुर रियासत के कौन थे? मैकमिशन। भरतपुर रियासत के कौन थे? मॉरिसन। जयपुर रियासत के कौन थे? ईडन। उदयपुर रियासत के कौन थे? सावर्स। और सिरोही रियासत के कौन थे? जेडी होल। ये थे, आप याद कर लेना। 1 नंबर कोटा, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर भरतपुर, 4 नंबर जयपुर, 5 नंबर उदयपुर और 6 नंबर है सिरोही। तो इन रियासतों के प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, ये आप याद कर लेना। अब नेक्स्ट, राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर विश्वास करती कि विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता यह समझने लगे कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक साधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक की राशि, सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेज से असंतुष्ट थे। ये लास्ट वाली लाइन देखो आप। सबसे बड़ा कारण क्या थी 1857 की? एक तो राजा तो वैसे अंग्रेजों से परेशान थे, क्योंकि अंग्रेज जब चाहे उस राजा को उठा के और अपनी मर्जी के व्यक्ति को राजा बना देते थे, तो राजा इनसे परेशान थे। सामंतों का तो इन्होंने पहले ही सफाया कर दिया था। और जनसाधारण इनसे क्यों परेशान थी? क्योंकि अंग्रेज थे इनके धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर रहे थे। नेक्स्ट देखो आप,
ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों व साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे तथा उन शासकों और सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राघोदास, सांधु गांगजी और महाकवि सूर्यमल मिश्रण आदि के नाम उल्लेखनीय है। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियां थी। नंबर 1 नसीराबाद, नंबर 2 नीमच, नंबर 3 देवली, नंबर 4 ब्यावर, नंबर 5 एलपुरा, नंबर 6 खेरवाड़ा। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। ये देखो अंग्रेजों का कितना प्रभाव था। ये आप देखो 6 छावनियों में लगभग 5000 सैनिक है और 5000 सैनिकों में एक भी सैनिक भारतीय नहीं है, मात्र 30 अंग्रेज अधिकारी है। अब ये 30 अंग्रेज अधिकारी है ना, इन 5000 को कैसे कंट्रोल करती है? अंग्रेजों की मानसिकता देखो आप, इन 5000 को कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसी राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दे और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उनका कठोरता पूर्वक दमन करे। बाकी अपने कल करेंगे। एक बार ना अपने इसके थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, अभी तक अपने क्या पढ़ा है। ये देखो अभी तक क्या पढ़ा है। अपने पिछली क्लास में शुरुआत से अपने देखा था कि मराठों ने पहली बार, यहाँ पे इंपोर्टेंट पर्सन है ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ इंपोर्टेंट पर्सन कौन कौन से है, कि मई 1711 में जो मराठों ने प्रथम बार धन एकत्र किया। कहाँ से किया? मेवाड़ी क्षेत्र है अपने राजस्थान के अंदर, मेवाड़ी क्षेत्र, वहां से धन एकत्रित किया था मेवाड़ी क्षेत्र से। तो प्रश्न आ सकता है कि मराठों ने प्रथम बार धन एकत्र या लूट या फिर लूटपाट कहाँ से की थी? तो मेवाड़ी क्षेत्र से। कब? मई 1711 में। ठीक है, और मराठों को राजस्थान में प्रथम बार किसने बुलाया था? किसने और कब बुलाया था? मराठों को प्रथम बार आमंत्रित किसने किया था? तो बूंदी के शासक थे बुद्ध सिंह। बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने कब? 1734 में। 1734 में बूंदी के शासक थे बुद्ध सिंह। बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने प्रथम बार राजस्थान में मराठों को आमंत्रित किया था कि आप आओ और मुझे वापस गद्दी दिलाओ। ठीक है, इनकी गद्दी है वो जयपुर के जो एक शासक थे, जयपुर शासक, उन्होंने छीन ली थी बुद्ध सिंह से। तो बुद्ध सिंह ने गुस्से में आकर अपनी सहायता के लिए मराठों को बुला लिया कि आप मेरी सहायता करो, मैं राजस्थान में आपकी सहायता करूंगा। नंबर 3 एक हुड़ा सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1734 में हुड़ा सम्मेलन। हुड़ा वर्तमान में कहाँ पे है? हुड़ा भीलवाड़ा के अंदर है। हुड़ा भीलवाड़ा में राजस्थान की जो बड़ी बड़ी रियासतें थी जैसे जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, मेवाड़, कोटा, ये प्रमुख रियासतें थी जो ना हुड़ा नामक स्थान पे एकत्र हुई थी। सभी मिले थे राजा। क्यों मिले थे? क्योंकि ये चाहते थे कि हम सब मिलके और मराठों का मुकाबला करें, क्योंकि एक से मराठी नहीं आ सकते थे। तो सभी ने इकट्ठा होके और सभी ने एक साथ आक्रमण करने और राजस्थान के अंदर मराठों को संरक्षण न देने का वादा किया था। लेकिन ये जो संधि है ना, हुड़ा नामक स्थान पे हुई थी, ये संधि कभी पूरी नहीं हुई, सिर्फ कागजी में रह गई। क्यों? क्योंकि राजपूत के शासकों में जो राजस्थान के शासक थे उनमें बहुत ज़्यादा फूट थी। ठीक है, और अपने अब नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों ने ना 1803 में एक अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक ने ना
प्रथम बार मराठों को हरा दिया था। लॉर्ड लेक ने राजस्थान के उत्तर पूर्व में ना एक स्थान है उत्तर पूर्व में, लासवाड़ी शायद तक के अलवर में है। तो लासवाड़ी में ने मराठों को हरा दिया था। तब राजस्थान के शासकों को लगता था कि अंग्रेज हमारी सहायता कर सकते हैं। अंग्रेज अगर मराठों को हरा सकते हैं तो अंग्रेज हमारी भी सहायता कर सकते हैं। अगर अंग्रेज एक बार हमारी सहायता करे तो मराठे हमसे आ सकते हैं। ठीक है। तो फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार राजस्थान से, ये प्रश्न आप ध्यान रखना, राजस्थान से पहली बार अंग्रेजों के पास संधि करने के लिए कौन गए थे? जयपुर के महाराजा गए थे। जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह है ना, जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह है। वो 1776 के अंदर अंग्रेजों के पास गए थे कि आप हमारा साथ दो, हम मराठों को हराना चाहते हैं। और अंग्रेज भी मराठों को हराना चाहते थे। अंग्रेज अकेले नहीं हरा सकते थे और राजपूत भी अकेले नहीं हरा सकते थे मराठों को। तो दोनों ने मिलके और मराठों को हराया। उसके बाद में ना एक निर्णायक मोड़ आता है। ठीक है, क्या मोड़ आता है कि ना दिल्ली का जो एक रेजिडेंस अंग्रेज अधिकारी था मेटकोफ, उन्होंने लॉर्ड मिंटो कहा था कि हम अकेले इनको मराठों को नहीं हरा सकते, तो हमें राजपूतों से संधि करनी चाहिए। मेटकोफ इन्होंने राजस्थान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम में? मिंटो को कहा था कि हमें राजपूतों का सहारा लेना चाहिए या राजपूतों की हमें सहायता लेनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 5 नवंबर 1817 में कौन संधि करते हैं? भारत के गवर्नर जनरल एसिगटस ये शासक होते हैं जो कि संधि करते हैं राजपूतों से कि आप हमारी सहायता करो, हम आपकी सहायता करते हैं। तो आज के लिए इतनी। कल अपने कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? देखो मैं बता रहा हूँ, कल अपने नसीराबाद में क्रांति है ना, यहाँ से पढ़ेंगे नसीराबाद में क्रांति। अगर आपकी कोई क्वेरी हो ना, जैसे आपकी कोई मतलब कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर तैयार करो। धन्यवाद।